हम लोग लास्ट टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों को पता है कि मैंने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये आप लोगों के पास एक आर्थो कंपाउंड है। इस आर्थो कंपाउंड के अंदर जो है वो अ, इस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है, तो ये 3400 से 3500 पे ऑब्जार्व करने की बजाय, चूंकि वीकर बॉन्ड है, ये कम वेव नंबर पे ऑब्जार्व करेगा 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो अब ये जो कंपाउंड है इसमें ये वाला OH जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ये 3400 से 3500 पे ऑब्जार्व करेगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये बॉन्ड जो है उसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से 3100 सेंटीमीटर पे ऑब्जार्व करेगा। तो मैंने ये कहा था कि ये तो इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के केस में जो आप लोगों के पास IR स्पेक्ट्रा आएगा, वो IR स्पेक्ट्रा जो है उसमें से एक पीक जो है वो आप लोगों की होगी 3400 से 3500 पे, और एक पीक आप लोगों की होगी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये 3400 से 3500 पे जो एब्जॉर्प्शन शो हो रही है, ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोक्सल की है। और ये 3100 पे हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले हाइड्रोक्सल ग्रुप की ये पीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सल की ये वाली पीक है, बॉन्ड वीक होने की वजह से। तो इस कंपाउंड के अंदर दो पीक जो है वो शो होती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सारे हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुई, उस कंपाउंड के केस में जो आप लोगों के पास पीक आएगी, वो आप लोगों के पास आएगी सिर्फ 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक आएगी। 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक आएगी। 3400 यहाँ पे कोई पीक नहीं आएगी 3400 पे। लेकिन अब अगर सपोज इसके अंदर सारे हाइड्रोक्सल जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उसमें ये पीक आएगी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और 3400 पे 3500 पे आप लोगों के पास कोई पीक नहीं आएगी। जबकि इसमें जिसमें हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसमें कुछ हाइड्रोक्सल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये वाला ये नहीं है। तो इसकी पीक आएगी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है 3100 पे, और इसकी पीक आएगी 3400 से या 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक आएगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग फर्क करना चाहते हैं किसी कंपाउंड में कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका तरीका ये होता है कि आप उस कंपाउंड के डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं। सपोज ये दो कंपाउंड है, इसका जो स्पेक्ट्रा है वो 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे आया है, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोक्सल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जो इसका स्पेक्ट्रा है इसमें 3100 पे भी आया है और आया है उसका 3400 से 3500 पे भी। लेकिन एक और बात याद रखें, जब सॉलिड क्रिस्टल हो, सपोज इसकी सॉलिड क्रिस्टल है, इसकी सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल के केस में इसमें तमाम हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस कंपाउंड में तमाम हाइड्रोक्सल, तो इसकी भी एक ही पीक आएगी बिल्कुल 3100 सेंटीमीटर इनवर्स में। अब मैं आप लोगों को शो करने लगा हूं, ये इसके सॉलिड क्रिस्टल की IR स्पेक्ट्रम है इसका, ये इसके सॉलिड क्रिस्टल का IR स्पेक्ट्रम है। इन दोनों का IR स्पेक्ट्रम 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे आया है। आर्थो वाले का भी और ये पैरा वाले के भी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे आया है। अब हम फर्क करना चाहते हैं कि आर्थो वाला कंपाउंड कौन सा है, पैरा वाला कौन सा है, तो आप उनके डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने से आप लोगों के पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी भी सॉलिड क्रिस्टल हूँ तो इसका भी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स से एब्जॉर्प्शन आएगी, इसकी भी सॉलिड क्रिस्टल हूँ 3100 सेंटीमीटर इनवर्स से एब्जॉर्प्शन आएगी। लेकिन अगर हम फर्क करना चाहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, तो हम इन दोनों के डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। ये वाला कंपाउंड है, जब इसके डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाली ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और इसमें नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सल ग्रुप की तादाद बढ़ती जाएगी, और एक पीक इसके अलावा 3400 पे भी अपेयर होना शुरू हो जाएगी। आप जूं जूं डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोक्सल ज्यादा होते जाएंगे, और 3400 से 3500 पे अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, तो आपके पास ये वाला पीक आना शुरू हो जाएगी, ये वाला स्पेक्ट्रम आएगा। जबकि इसको जितना मर्जी डाइल्यूट कर ले, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करेगी, और एक ही पीक रहेगी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो
अब आप लोगों को समझ आ गई है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये सारा लिखा हुआ है। तो जो पीक है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे और 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है और डाइल्यूशन के साथ चेंज होती है। इस स्लाइड में सारा कुछ यही लिखा हुआ है, आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है, ये फ्री हाइड्रोक्सिल की पीक आप लोगों के पास आई है, फ्री हाइड्रोक्सिल की पीक आई है। और ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है हाइड्रोक्सिल है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे और ये 3400 के लगभग है। तो जब इसमें देखें, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ एक ही शार्प पीक जो है वो 31 34 या 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे आई है। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें हाइड्रोजन, तमाम हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसमें कुछ हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन बॉन्डेड है और कुछ नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड की जो पीक है 34 से 3500 सेंटीमीटर पे आती है। इसके अंदर जो है वो सारे हाइड्रोक्सिल जो है वो फ्री हैं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं है इसके अंदर। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखें, उसके बाद एक और बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आप लोग ये देखें कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इन सब में से आप लोगों को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ट्रिपल बॉन्डेड का जो है ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सिंगल बॉन्ड से। तो इसमें आप लोग देख लें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एब्जॉर्ब करता है 800 से 1300 तक, डबल बॉन्डेड कार्बन 1500 से 1900 तक और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 2000 से 2300 तक करता है। तो ये रेंज क्यों है, कोई एक वैल्यू क्यों नहीं दी गई? वो डिपेंड करता है कि इसके साथ बाकी कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। और इसका जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये है, इन तमाम के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है, 5 है, 10 है। और इसके केस में फोर्स कांस्टेंट की यानी फोर्स कांस्टेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ को शो करता है। इसमें फोर्स कांस्टेंट 5 है, इसमें फोर्स कांस्टेंट 10 है, इसमें ये है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। कोई एक वैल्यू क्यों नहीं है, एक रेंज क्यों दी गई है? उसकी वजह ये है जो रेंज है कि इसके साथ अगर मुख्तलिफ ग्रुप अटैच होंगे तो उसके साथ जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होती जाएगी। ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जितने ज़्यादा अटैच होंगे इनके साथ, चार्ज डेंसिटी एटम के दरमियान इतनी कम होगी, चार्ज सेपरेशन इतनी ज़्यादा होगी, फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। याद रखें, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा होगा। उसके बाद जितने हीट्रो एटम ज़्यादा लगे होंगे, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड यानी हीट्रो एटम मीन सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, अगर वो इसके साथ लगे हों, हेलोजन लगा हो या ऑक्सीजन लगा हो या नाइट्रोजन लगा हो, वो जितने ज्यादा लगे होंगे हीट्रो एटम, तो ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड जो है वो पोलर होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इस वजह से ये जो है एक रेंज बताई गई है, कोई एक वैल्यू जो है वो नहीं बताई गई। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, ये देखें आप लोग, यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो शो की गई है वो देख सकते हैं आप लोग। कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन ये 800 सेंटीमीटर इनवर्स में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर हीट्रो एटम लगा दें, क्लोरीन लगा दें सारे, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ये देख लें, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हों तो जितने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को बॉन्ड की पोलैरिटी या बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पे आप लोग देखें, ये CH3CH2Cl है, यहाँ पे CH3CH2Cl है। तो इसमें देखें, इसके केस में आप लोग देखें कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन स्ट्रांग होगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है ये वीक होगा। याद रखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये ज्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेगा, ये कम वेव, ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ये कम वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट्रो एटम ज्यादा होने से वेव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। अब डबल बॉन्ड की एग्जांपल देते हैं हम लोग।
तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड के बारे में क्या है, 1500 से 1900 तक एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इथीन का 1500 पे कर रहा है। जो जो हीट्रो एटम बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, तो वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती जाएगी वेव नंबर की। इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू है। इसकी ज्यादा वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। तो जो जो हीट्रो एटम बढ़ेंगे तो जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी पोलैरिटी बढ़ने की वजह से, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन का बॉन्ड, कार्बन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो ये जो बॉन्ड है इसको तो एब्जॉर्ब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंफ्रारेड जो है उसका असूल है कि डाइपोल मोमेंट चेंज होगी तो वो वाले मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें तो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रही। तो याद रखें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0 है, तो इनको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। जो इसका सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो, तो याद रखें। लेकिन ये इनमें तो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा। याद रखें इनमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट चेंज होता है ड्यू टू सिजरिंग और वैगिंग वाइब्रेशन। इनमें जब सिजरिंग या वैगिंग वाइब्रेशन होती है तो उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट चेंज होने की वजह से, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट चेंज होने की वजह से इनका ये जो है मॉलिक्यूल ये पोलैरिटी शो करते हैं। पोलैरिटी शो करने की वजह से ये एब्जॉर्ब करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है कि जो फार्मूला है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, फोर्स कांस्टेंट इन्वॉल्व है और रिड्यूस्ड मास इन्वॉल्व है। फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास ये इन्वॉल्व है वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ, इनका रिलेशनशिप है। इन तीनों में रिड्यूस्ड मास तो सेम है, क्योंकि एटम सेम है ना, रिड्यूस्ड मास सेम होगा। रिड्यूस्ड इसका मतलब इनके वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन सिर्फ फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट पे। और फोर्स कांस्टेंट कैसे चेंज होता है ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये सिजरिंग और वैगिंग वाइब्रेशन क्या होती है अभी हम देखेंगे। तो एक बात ये आ गई कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी नहीं है आईआर एक्टिव होने के लिए। इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो तो भी मॉलिक्यूल जो है वो आईआर एक्टिव हो। ये स्पेक्ट्रम दिए गए हैं आप लोगों के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के। ये देखें, ये आपके पास क्लोरो इथेन का स्पेक्ट्रम है, ये इथेन का है। इसमें देखें यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कम वेव नंबर पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन क्लोरीन आ गया तो इसकी वैल्यू 1000 के नजदीक चली गई। ये पहले 1000 से दूर है, अब 1000 के नजदीक आ गया। और यहाँ पे देखें इस कंपाउंड में ये 2 क्लोरीन आ गए तो फिर 1000 से इधर चली गई वैल्यू। तो तीनों स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन करें। इसमें देखें 1000 से यहाँ पे आ रहा है, कम है। एक क्लोरीन आया तो 1000 के नजदीक चला गया, एक और क्लोरीन आ गया तो 1000 से ज्यादा वैल्यू होगी। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो एब्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू हीट्रो एटम के साथ कैसे चेंज होती है वो आप लोगों को दिखाई है। हीट्रो एटम आ जाने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसमें भी यही है। और अब यहाँ पे देखें, अब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है 1720 सेंटीमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। ये 1705 पे एब्जॉर्ब करता है ये भी कार्बोनिल, लेकिन साथ ये ग्रुप लगा है। ये 1695 पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। तो आप याद रखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा है, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर कम है। उसकी वजह क्या है, इसमें रेजोनेंस आ जाती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ गया। तो आप हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड जो है वीक होता है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें रेजोनेंस आ गई, रेजोनेंस शो की गई। इसमें रेजोनेंस देखिए, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इसमें रेजोनेंस आ गई। रेजोनेंस की वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ गया है। सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ जाने की वजह से इसका जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये कम हो गया। इसमें रेजोनेंस करैक्टर जो है वो आ गया है, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड करैक्टर इसका बढ़ गया है। सिंगल बॉन्ड करैक्टर बढ़ जाने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हुई है। यहाँ देखें इसमें और कम हुई है, बॉन्ड और वीक हुआ है। उसकी वजह क्या है ये देखें, इसकी कैनोनिकल फॉर्म ड्रा की है।
इसमें देखें इसकी टोटल कितनी फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 फॉर्म ऐसी हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड है, 2 में डबल बॉन्ड है। तो कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड करेक्टर इतना ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा कम। इसलिए बेंजीन अटैच हो साथ तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर और ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होने से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और कम होता है। ये देख लें आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम है, ज्यादा है, कम है, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। जबकि इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड देखें, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और कम हो। आगे देखें जरा, यहाँ पे ये आप लोगों के सामने दिया गया है कार्बोनिल कंपाउंड और उनके वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे क्यों है, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ये देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप लोग देखें एल्डिहाइड जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एल्डिहाइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं 1680 से 1740 तक, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 1680 से 1720 तक एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कीटोन जो है 1665 से 1725 तक, जो एस्टर है वो 1710 से 1750 तक, एसिड हैलाइड जो है 1730 से 1850 तक, और एसिड एनहाइड्राइड और ज्यादा वैल्यू पे, एसिड एमाइड जो है वो 1630 से 1700 तक। अब इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इसकी क्या रीजन है। सबसे पहले कम वाली वैल्यू देखते हैं, एसिड अमाइड को डिस्कस करते हैं। तो इनको जस्टिफाई इसी तरीके से किया, याद रखेंगे जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की है कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो देखिए सबसे पहले कम वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू के कम आने की वजह क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है यहाँ पे देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया। सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाने की वजह से ये वाली वैल्यू जो है वो कम है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वैल्यू ज्यादा है, उसकी वजह क्या है, 1680 से 1720 है, वजह क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर है और इनमें कंपटीशन आ जाता है कि कौन सा लोन पेयर इधर आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला लोन पेयर इधर आएगा। इनमें कंपटीशन आ गया कि कौन सा लोन पेयर इधर आएगा। कंपटीशन आ जाने की वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम आता है। यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही लोन पेयर उसको पता है मैंने इधर आना है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। इसमें कंपटीशन आ जाने की वजह से जो ये इसका डबल बॉन्ड करेक्टर है ये ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम है। उसकी वजह क्या है, कंपटीशन आ जाने की वजह से इन दोनों लोन पेयर का मुकाबला हो जाता है कि कौन यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। तो मुकाबला आ जाने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि ये जिद में आ जाते हैं, एक कहता है मैं इधर आऊंगा, दूसरा कहता है मैं इधर आऊंगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो ज्यादा है। डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों के पास जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा हो गया। पहले हमने नाइट्रोजन वाली एग्जांपल देखी, उसके बाद ऑक्सीजन वाली। अब हेलोजन में देखें, हेलोजन में 3 लोन पेयर है, हेलोजन में 3 लोन पेयर है। यहाँ पे कौन सा लोन पेयर जो है वो इधर आएगा, कंपटीशन है, इन तीनों में कंपटीशन है, तीनों में कंपटीशन है। तीनों में कंपटीशन हो जाने की वजह से यहाँ पे ये आपस में जिद में आ जाते हैं, कहता है मैंने इलेक्ट्रॉन देने, दूसरा कहता है मैंने देने, तीसरा कहता है मैंने देने लोन पेयर जो है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर और ज्यादा है, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन आप लोगों के पास और ज्यादा है, याद रखें। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं नाइट्रोजन अटैच हो तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन अटैच हो तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है, या हेलोजन अटैच हो तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है, याद रखें हेलोजन अटैच हो तो डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो इसका ज्यादा होता है, हेलोजन के अटैच होने की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है। अब इनमें देखें तो हेलोजन अटैच होने की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो जाने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हेलाइड में सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें और कम है। अब इन दोनों का मुकाबला देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का और कीटोन का। कीटोन में देखें कोई हीट्रो एटम नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है,
हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो बॉन्ड थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें थोड़ा कम है, क्योंकि इनके पास तो लोन पेयर है, इन्होंने वो देने, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने। इसी तरह बाकी जो है वो आप लोग इनको जरा देख लें और इनको अच्छे से कि कैसे इनमें करेक्टर आता है। एक बात जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके डबल बॉन्ड करेक्टर डिसाइड करेगा कि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है या वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कीटोन फैक्ट का फिर कंसीडर नहीं बता दें। करना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो है इसके पास आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, ये टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 और ये। अब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये कार्बन के साथ। लेकिन कार्बन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 2 2 4 और 2 6, एक लोन पेयर की कमी है। और तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन को प्रोवाइड करता है। कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड है, एक 2 डबल बॉन्ड है और 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन दूसरे एंड पे देखें ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो है वो कार्बन को डोनेट किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप लोगों के पास वो 2.5 है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, नेगेटिव जिसने दिए हैं पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये नेगेटिव इसकी कम है पॉजिटिव, तो ये पोलर है, इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है। ये दोनों इफेक्ट बेशक अपोजिट हैं लेकिन कुछ ना कुछ इसमें पोलैरिटी होती है। लेकिन याद रखें कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे जो कार्बोनिल है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो फोर्स कांस्टेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का IR स्पेक्ट्रम, वो आप लोग जरूर देखें, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का IR स्पेक्ट्रम जरूर देखिएगा। उसकी एब्जॉर्प्शन इस वैल्यू पे होती है 1543 सेंटीमीटर इनवर्स पे। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इसमें और मीटर इनवर्स में ये वैल्यू होती है उसमें। अब इसमें आप लोग आपको पता है ये फार्मूला आपने पढ़ा है, आप के की वैल्यू निकाल लें। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर ले लें, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके आप के को एक साइड पे आइसोलेट कर लें तो इसके पास ये आ गया। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू है वो आप लोगों के पास ये है। ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करते हैं, जो फोर्स कांस्टेंट आता है वो ये आता है 963.94, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फोर्स कांस्टेंट है। कार्बोनिल का फोर्स कांस्टेंट देखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है इसकी 1720 पे आती है स्टैंडर्ड, ऊपर हम देख चुके हैं। उसके बाद यहां से के की वैल्यू निकाल लें और कार्बोनिल का रिड्यूस्ड मास भी यही होगा जो इसका है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन एटम सेम होंगे, रिड्यूस्ड मास जो है वो सेम होगा। आप ये रिड्यूस्ड मास जो है इस इक्वेशन में पुट करें और वैल्यू निकाल लें, आपके पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये आएगी। इसका मतलब देखें जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये है कार्बोनिल का जो बॉन्ड है ना कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो वीक इन्होंने शो किया है, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है
जो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे सवाल उठाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होना चाहिए जैसा एस जो है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ये शो करता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कार्बोनिल का है वो स्ट्रॉन्ग है कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की निस्बत। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका मतलब है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ये कहती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया है ये कंट्रोवर्शियल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो उसको 1900 सेंटीमीटर इनवर्स पे ऑब्जर्व करना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा वेव नंबर पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर शायद जो है वो ये नहीं। यहाँ पे देखें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रिड्यूस्ड मैस के साथ हम चीजों को कैसे रिलेट करते हैं। ग्रेटर द रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। तो फार्मूला आप लोगों के सामने है, ये फार्मूला है, इसमें हम देख चुके हैं। वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मैस। ये आप लोगों के पास जो एक कंपाउंड है टर्शियरी अल्कोहल आपके पास है, ये टर्शियरी अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगा दिया जाए जो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इन दोनों का वैसे रिड्यूस्ड मैस निकाला गया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिड्यूस्ड मैस ये बनता है, ऑक्सीजन के साथ ड्यूटेरियम लगा दिया जाए तो उसका रिड्यूस्ड मैस ये बनता है। ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हैवियर आइसोटोप लगाने से रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होगा और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है 2600 सेंटीमीटर वर्स पे ऑब्जर्व करता है। तो देख लें ये शो करता है कि रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होने से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। ये एक एग्जांपल इस चीज को शो कर रही है कि रिड्यूस्ड मैस के साथ कैसे चेंज आता है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक एग्जांपल दी गई है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। इनमें फोर्स कांस्टेंट किसका ज्यादा है? फोर्स कांस्टेंट, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होता है कार्बन ऑक्सीजन में, इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क इसमें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क कम है, ये बॉन्ड वीक होगा। एक बात तो ये आ गई। अब हम रिड्यूस्ड मैस देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू ये है, कार्बन नाइट्रोजन की रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू ये है और कार्बन सल्फर की रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू ये है। आपको पता है कि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस्ड मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स कांस्टेंट इतना ज्यादा होगा। फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब जरा एग्जांपल देखें, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होने की वजह से बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। बॉन्ड वीक होने की वजह से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब इसका रिड्यूस्ड मैस सबसे ज्यादा है, रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होने से भी वेव नंबर कम होगा। तो ये दोनों बातें जो है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मैस, ये दोनों फैक्टर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर कम वेव नंबर पे ऑब्जर्व करेगा। ये लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट ये सपोर्ट कर रहे हैं। रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होने की वजह से कम वेव नंबर पे ऑब्जर्व करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, फोर्स कांस्टेंट कम है। फोर्स कांस्टेंट कम होगा वेव नंबर ऑब्जर्वेशन कम होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर का वेव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें देखें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसका फोर्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, तो इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये देखें इसका जो आप लोगों के पास रिड्यूस्ड मैस है वो इससे तो ज्यादा है, इसकी निस्बत ज्यादा है, इसकी निस्बत इसका रिड्यूस्ड मैस ज्यादा है, इसका रिड्यूस्ड मैस भी ज्यादा है
और फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा है, रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, तो इसका मतलब वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, और इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है जो कि कहता है वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, रिड्यूस्ड मास डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना ये शो करता है कि डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, ना कि ये। अगर ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता तो रिड्यूस्ड मास ज्यादा होने से वेव नंबर कम आता, लेकिन वेव नंबर ज्यादा है, देख लो, और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर। और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में फोर्स कांस्टेंट कम है, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप। इस स्लाइड को आप एक दफा पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या कुछ लिखा है। तो दो ही तो फैक्टर जो डिसाइड करते हैं, एक है फोर्स कांस्टेंट और एक है रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, रिड्यूस्ड मास ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो अगर फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनको देखें जरा, इसका रिड्यूस्ड मास ये है, इसका रिड्यूस्ड मास ये है, हम देखना चाहते हैं कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है। देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, लेकिन इसका रिड्यूस्ड मास भी ज्यादा है। रिड्यूस्ड मास ज्यादा होने की वजह से इसको कम वेव नंबर पे अब्जॉर्ब करना चाहिए था इसकी निस्बत, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला किया जाए, इसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, इसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा होने की वजह से इसको कम वेव नंबर पे अब्जॉर्ब करना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा वेव नंबर पे अब्जॉर्ब कर, देख लें 2210 पे। इसका मतलब है कि ये डोमिनेटिंग फैक्टर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, इस वजह से वेव नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा है। आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे देखें आप लोग कि यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कम है, तो वेव नंबर ज्यादा होना चाहिए था अब्जॉर्प्शन, लेकिन इसका मतलब यहाँ भी ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये